चीजें मेरे भी हाथ में भी नहीं है। नो इश्यूज सर, टाइमिंग चेंज कर लें। नहीं, एक्चुअली यूजुअली नहीं हो रहा, ये पिछले 2 दिन से हो रहा है। अब देखता हूँ अगर ये कंटिन्यूअस चलता रहेगी अगर ये चीज, तो फिर नेक्स्ट क्लास के फिर कुछ करेंगे टाइमिंग्स का। वेल, अच्छा, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, कोई जल्दी से रिकैप कर दे। सर एक्सप्रेस को हमने थोड़ा सा देखा था कि एपीएस कैसे हम कॉल करते हैं सही है, उसमें। प्रैक्टिस की उसकी। हम्म। यस सर, सिंपल सा ही था सर वो, ऐसे कुछ उसमें। नहीं नहीं, सिंपल नहीं था। एपीआईज बनाई थी हमने पूरी की पूरी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ऐसा ही था ना क्लास? हेलो, टेस्टिंग 1 2 3। सर आवाज आपकी आ रही है, जवाब नहीं आ रहा, मसला ये। जवाब नहीं आ रहा, जब मुझे पता जवाब नहीं आ रहा इसीलिए मैं वापस यही हरकत कर रहा हूँ ताकि लोगों को पता चले। खैर, यार हमने एक्चुअली, अगर आपको गौर से देखे ना, तो हमने एपीआईज बनाई थी लास्ट क्लास में। वो वाले जो भी था, हमने सही तरीके से, मतलब सही तरीका तो नहीं, मतलब हमने कोई ऐसा जैसी कोई चीज नहीं की थी, लेकिन जो हमने कल लास्ट क्लास में काम किया था वो एपीआई इसी तरीके से बनती है। हाँ, अब वो जो ऑथेंटिकेशन है, ऑथेंटिकेशन के बाद इस राउट के ऊपर लॉगिन यूजर जाना चाहिए, वो सारी चीजें फिर हमें एक्सप्रेस के अंदर करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर मैं सिंपल पूछूं पब्लिक एपीआईज के हवाले से, जैसे गेटअप की पब्लिक एपीआईज अवेलेबल है, तो उस तरीके से हमने एपीआईज बनाई थी, याद है? जैसे यहाँ पे ये क्या कर रहा है, हमने लास्ट क्लास में कुछ काम तो किए थे, वही देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। सर यूजर्स को कॉल हम कर रहे हैं गेट के मेथड ठीक से। है, तो यूआरएल क्या बनेगा, जो भी होगा आपका लोकल लोकल होस्ट होस्ट या आईपी होगी, यस वॉट सर एवर, एंड देन योर पोर्ट, इफ आई एम नॉट स्लैश रॉन्ग। यूजर्स सही है। हमारे केस में पोर्ट क्या है अभी? 3000। 3000। तो ये 3000 पोर्ट पे लगेगा। तो जब मैं ये वाली रिक्वेस्ट करूंगा स्लैश यूजर्स पे, तो क्या होगा? सर जेसन ऑब्जेक्ट आएगा यूजर्स का। एक मिनट दीजिएगा मुझे सिर्फ, मैंने, अच्छा जी, Recording in progress. सॉरी, मैंने एक्चुअली रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की थी तो मैंने अब कर दी है। खैर, तो लास्ट क्लास में हमने एपीआईज देखी थी एक्सप्रेस की, एंड पॉइंट्स बनाए थे हम लोगों ने। यहाँ पे हम एक एंड पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं जो हमने लास्ट क्लास में बनाया था। वो ये बनाया था कि अब ये इसका मेथड क्या है, इस वाली एंड पॉइंट का कोई बताएगा? हेलो। सर गेट मेथड है, सर गेट मेथड है। एग्जैक्टली exactly. अच्छा जी, तो ये हमारा गेट मेथड, कैसे पता चला कि ये गेट का मेथड है हमारा? सर गेट ऐप का डॉट गेट रिट्रीवर से। है सर। यस, परफेक्ट। क्योंकि हमने यहाँ पे दिया हुआ है एप्लीकेशन गेट, अगर गेट की रिक्वेस्ट आए तो ये करना है। तो ये करने में क्या है, हमें दो चीजें मिलती है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। कॉल बैक है ये हमारे पास, जिसके अंदर हमें दो चीजें मिलती है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट क्या होती है भाई? सर जो हम भेजते हैं सर सर्वर को। जो क्लाइंट से सर्वर के पास आई है, ऐसा ही है। यस यानी सर। वेब ब्राउजर से जो सर्वर के पास हमने, यानी हो, ऐसा होगा ना एक्चुअली। ब्राउजर पे आप टाइप करेंगे, क्या टाइप करेंगे, स्लैश यूजर्स, और ये रिक्वेस्ट अब कहाँ पे करेगा, सर्वर पर। सर्वर ने देखा कि यार स्लैश यूजर की हैंडलिंग मेरे पास हुई भी है, तो वो आएगा यहाँ पे, उसने देखा कि हाँ यार इसकी मेरे पास हैंडलिंग हुई हुई है। तो अब ये जो रिक्वेस्ट पूरी आई भी है ना यहाँ तक, तो ये वाली जो रिक्वेस्ट है ये कहाँ पे मिलना स्टार्ट हो जाएगी आपको, इसके कॉल बैक के अंदर। अब यस इस सर। रिक्वेस्ट में हमने देखा था कि क्या क्या मिलता है, हेडर मिलता है, इसमें हमारे पास पैरम्स मिलते हैं, क्यूरी स्ट्रिंग्स मिलती हैं, ऐसा ही था लास्ट क्लास में देखा था हमने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस सर। गुड। तो ये रिक्वेस्ट के अंदर सारी चीजें मिल जाती है, इवन के इस रिक्वेस्ट में ये भी मिलता है कि कौन सी आईपी से रिक्वेस्ट आई है। अभी तो हम लोकल होस्ट के ऊपर ही काम कर रहे होते हैं, तो लोकल होस्ट में तो आपको सेम ही आईपी नजर आएगी, लेकिन अगर आप रियल एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको यहाँ से क्लाइंट की आईपी भी नजर आना स्टार्ट हो जाती है कि रिक्वेस्ट कौन सी आईपी से आई हुई है। ठीक है, तो ये बहुत फायदेमंद चीज है रिक्वेस्ट, क्योंकि हेडर्स के अंदर ही हमारे पास, एक मिनट दीजिएगा मुझे, हेडर्स के अंदर ही हमारे पास इसमें वो भी आता है, टोकन भी। जिस तरीके से याद है आप लोग, हम लोग यूज करते थे गेटअप का टोकन भेजते थे, तो उसको हेडर्स के अंदर सेट करवाते थे ना, हेडर्स के अंदर ऑथराइजेशन के अंदर वेरियर टोकन,
इफ आई एम नॉट रॉन्ग, याद है सबको? यस सर। करके आ चुके हैं हम लोग। तो वालेकुम अस्सलाम। तो उसी रिक्वेस्ट के हेडर्स में से हम देखते हैं कि टोकन मौजूद है या नहीं। अगर मौजूद है तो फिर हम उसको आगे प्रोसीड करने देते हैं, वरना तो हम उसको एरर दे देते हैं कि भाई आप ऑथोराइज नहीं हो। तो क्या ये काम आप कर सकते हैं? अब मुश्किल है। सर ये सर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। हम्म। सर ये टोकन जो है जब भी यूजर लॉगिन करता है तो हर टाइम डिफरेंट टोकन जनरेट होगा या एक वही एक टोकन ही वो बार बार उसको यार सेंड करेगा टोकन सर्वर? डिफरेंट जनरेट होते हैं यूजुअली तो, क्योंकि इसके अंदर टाइम स्टैम्प और सारी चीजें आती है। टोकन का मतलब एक इनक्रिप्टेड स्ट्रिंग होती है, जो कि समझे एक ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट को इनक्रिप्ट करके एक स्ट्रिंग बनाई जाती है। तो उस जब उसको इनक्रिप्ट करके स्क्रिप्ट बनती है तो उसको डिक्रिप्ट करके वापस ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर फिर हम देखते हैं। इसके लिए लोग पता है क्या यूज करते हैं? JWT। JWT। जी, जरा पढ़िएगा मतलब सर वेब। सर यस सर मतलब जो टोकन है सर उससे अगर वो यूजर लॉगिन करे और हमें लॉगिन करने के बाद यूजर्स के एसेंशियल्स चाहिए हो जो डेटा यूजर का है, उसके लिए हमें फिर उस टोकन को हम यूज नहीं करेंगे, हम किस तरह हम एक्सेस करेंगे फिर उसके डेटा को यार यूजर्स ये के साथ? एक पूरा एक प्रोसीजर है ऑथेंटिकेशन का। कभी हम फिर डिस्कस करते हैं, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा इन शॉर्ट बताने की कोशिश करता हूँ। होता ये है कि जब टोकन बनने के लिए समझ ले, उसमें आप डाल देंगे UID, वॉट एवर जो भी आपकी यूजर आईडी होगी, उसमें होगा एक्सपायरेशन टाइम। या माइक प्लीज म्यूट कर दीजिएगा, इसमें टाइम होगा आपको यहाँ पे। तो आपने एक्सपायरेशन के अंदर टाइम, डेट एंड टाइम बताया हुआ होगा कि कब ये वाला जो टोकन अब बनेगा ये कब से कब तक की एक्सपायरी है। तो ये जब इनक्रिप्ट होगा इसके बाद ये होगा क्या, इनक्रिप्ट। इनक्रिप्ट किया तो इनक्रिप्ट करने के बाद ये बनता है एक, वैसे इसके अंदर इनक्रिप्ट के साथ एक सॉल्ट वैल्यू भी आती है। जरा आप ऑथेंटिकेशन के बारे में JWT पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। खैर, इनक्रिप्ट होगा विद सॉल्ट वैल्यू, और फिर ये आपको एक स्ट्रिंग मिल जाएगी। और ये वाली स्ट्रिंग आप कहाँ पे जाएगी? क्लाइंट के पास। अब ये जब ये क्लाइंट के पास जाती है तो जब भी, अब ये वाला जो टोकन है ना, क्लाइंट के पास ये जब टोकन मिला ऐड रिजल्ट के अंदर, तो ये वाला टोकन अब जब क्लाइंट यस रिक्वेस्ट करेगा सर्वर पे, तो वो इस टोकन के साथ रिक्वेस्ट करेगा। और जब ये इन टोकन के साथ आएगा तो सर्वर इसको हुआ हुआ था, तो इसको क्या करके देखेगा, वो डिक्रिप्ट करेगा। जब टोकन डिक्रिप्ट होगा तो वापस से उसको क्या मिलना स्टार्ट हो जाएगा, उसको ऑब्जेक्ट। उसमें सर फिर यूजर की आईडी और डेटा होगा सर? हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि स्ट्रिंग थी, स्ट्रिंग के बाद ये ऑब्जेक्ट बना, तो ऑब्जेक्ट बनेगा, सर वापस इसको ये चीज मिल जाएगी। ये चीज मिलेगी तो आप देखोगे कि क्या ये वाला टोकन एक्सपायर तो नहीं है। अगर जब ये वाला टोकन एक्सपायर होगा तो आप उसको कहेंगे कि भाई ये एक्सपायर हो चुका है, इसको क्या करो, रिफ्रेश टोकन करो। तो वो एक मैकेनिज्म है पूरा, है ना, किस तरीके से काम सर करता है। सर लेकिन ये इसके एक ओके सिंपल सा लॉजिक मैं समझाने की कोशिश करूँ कि काम किस तरह होता है टोकन की मदद से। टोकन क्लाइंट पे जाता है, फिर क्लाइंट हर रिक्वेस्ट में वो टोकन भेज रहा है, फिर सर्वर उस टोकन को वेरीफाई करके क्या ये वाकई में वैलिड यूजर है या नहीं। अगर वैलिड यूजर है तो उसको आगे API एक्सेस करने देते हैं, नहीं होता तो आप उसको अनऑथोराइज का एरर दे देते हैं। ठीक है, चले जी, यहाँ तक तो हो गया। तो ये तो हमने लास्ट क्लास में जो किया था उसको थोड़ा सा रिकैप कर लिया। तो ये आप लोगों ने देखा था कि हमारे पास गेट, पोस्ट की रिक्वेस्ट हमने करके देखी थी, डिलीट और पुट। ये अब मुझे ये बताएं, गेट की रिक्वेस्ट हम ब्राउजर से बहुत इजीली यूज करके देख सकते हैं, टेस्ट करके दे सकते हैं। लेकिन जब मैं पोस्ट और पुट और डिलीट की बात करूं तो वो कैसे देख सकते हैं? कैसे APIs को टेस्ट कर सकते उसका रिस्पॉन्स वापस सेंड करके। हैं? नहीं बॉडी में नहीं सर नहीं, मैं हमें ये कह रहा उसका हूँ कि वो देना जैसे ये गेट पड़ेगा। की रिक्वेस्ट जो थी, हम लोग ब्राउजर में डायरेक्ट हिट करके देख सकते हैं। यस सर। ठीक है, तो अब क्या मैं पोस्ट पुट की रिक्वेस्ट को ब्राउजर में देख सकता हूँ हिट करके? यस सर। हाँ। सर वो आपने बताया था यूआरएल के आगे क्वेश्चन मार्क के साथ पता नहीं कुछ ना 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 डेटा। ना ना, देखिए वो जो दो चीजें मैंने बताई थी आपको, दो गेट के अंदर दो चीजें मैंने बताई थी। एक होती है क्यूरी स्ट्रिंग, और दूसरी क्या थी? यस सर। क्यूरी पैरामीटर्स, याद आया? पैरामीटर्स। यस सर। तो ये गेट के साथ होती है। ठीक है,
क्यूरी स्ट्रिंग और पैरामीटर। वैसे तो पोस्ट के साथ भी होगी, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि ये दोनों चीजें हैं क्या। ये चीजें ये होती है कि जब मैं कोई लोकल होस्ट पोर्ट 3000/apc, ये मुझे बताएं ये क्या है। id इक्वल्स टू 1 एंड की इक्वल्स टू वैल्यू। सर क्वेरी स्ट्रिंग है सर ये तो। ठीक है, तो अब मुझे ये बताएं कि ये क्या है, ये पैरामीटर कहूंगा या इसको क्यूरी स्ट्रिंग कहूंगा। स्ट्रिंग क्वेरी स्ट्रिंग बोलेंगे अब सर, ये क्वेश्चन चीजें मार्क। क्या कहेंगे इसको, क्वेरी स्ट्रिंग सर। क्यूरी स्ट्रिंग, बिल्कुल सही कहा आपने, क्यूरी स्ट्रिंग आएंगे। और ये क्या होगा, लोकल होस्ट कॉलन 3000, स्पेलिंग अगर गलत हो तो भूल जाइएगा। हम बात करते हैं प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के बाद यहाँ पे आती है डायनेमिक वैल्यूज, ऐसे ही था ना। अगर मैं डायनेमिक वैल्यू Yes, देता हूँ 1 2 3, तो ये क्या होगा, क्यूरी स्ट्रिंग है या ये पैरामीटर है। पैराम्स, ये पैरामीटर पैरामीटर, सर। ठीक है, मेक सेंस। तो यस ये सर, चीजें तो हम रिएक्ट बहुत, राउटर की तरह से। यस, रिएक्ट राउटर की तरह यहाँ ये सर्वर पे भी इसी तरीके से होता है। तो ये वाली दोनों चीजें मुझे कहाँ से मिलेगी, रिस्पॉन्स से मिलती है या रिक्वेस्ट से मिलेगी। सर ये चीजें हाँ, रिक्वेस्ट दो चीजें मिलती हैं। रिक्वेस्ट सर, रिक्वेस्ट से मिलेंगी सर बिल्कुल हमें। सही कहा, रिक्वेस्ट के अंदर हमें क्यूरी स्ट्रिंग्स भी मिलेंगी, रिक्वेस्ट के अंदर हमें पैरम्स मिलेगी। आई थिंक ये वाला काम क्या भी था, ये रहा, ये यस देखो, सर। रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स करेंगे तो आपको पैरामीटर्स मिल जाएंगे, रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी करेंगे तो क्यूरी स्ट्रिंग्स मिल जाएंगे आपको। तो ये सारी चीजें तो हम बहुत हैं ब्राउजर पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ। ब्राउजर पे Yes, डायरेक्ट यूआरएल हिट करूंगा तो आपकी एपीआई कॉल हो जाएंगी। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या पोर्ट पोस्ट और पोस्ट पुट और डिलीट ब्राउजर पे चल जाएगी, लाइक डायरेक्ट में हिट कर सकता हूँ ब्राउजर से, सवाल है। नो सर, उसके लिए आपको बॉडी देनी पड़ेगी सर। हाँ, तो ये इसके लिए मैं, अगर मुझे टेस्ट करनी है, अभी मेरे पास कोई वेब एप्लीकेशन मौजूद नहीं है, अगर मुझे सिर्फ एपीआई चला के देखने की क्या वाकई में मेरी एपीआई काम कर रही है या नहीं, तो मैं क्या करूँ, कंसोल पे कर लें सर। किस पे। कंसोल जो सर ब्राउजर का, उस पे हो जाएगा सर। सही है, लास्ट क्लास में हमने शायद एक टूल भी देखा था, पोस्टमैन, याद आया किसी को। यस सर, यस सर। तो अगर आपको एपीआई वगैरह टेस्ट करनी हो तो हम उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, पोस्टमैन। पोस्टमैन। तो पोस्टमैन के अंदर गेट भी यूज हो जाती है, लेकिन गेट का फायदा ये है कि हम डायरेक्ट ब्राउजर में चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर पोस्ट पुट डिलीट की एपीआई हो तो फिर हम लोग किस पे जाते हैं, पोस्टमैन की तरफ। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा उसका था रिलेटेड टू दी एक्सप्रेस और जो हमने किया था। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, अब हम आते हैं नोट के। हमने जो ग्राफक्यूएल किया था पहले वो क्लाइंट साइड था, ऐसा ही था, हमने क्लाइंट पे Yes, sir. क्यूरीज वगैरह लगा के डेटा वगैरह लिया था और रेंडर किया था। अब हम जा रहे हैं नोड की तरफ। नोड की तरफ क्यों जा रहे हैं, मतलब सर्वर साइड ग्राफक्यूएल की तरफ क्यों जा रहे हैं, क्या हमने सर हमें क्लाइंट साइड इसके, करी है तो सर्वर साइड की क्यों जरूरत है। सर जहाँ पे वो डेटा हम भेज रहे हैं उसको भी हमने डिजाइन करना है सर। यस, अभी हम लोग किसका ग्राफक्यूएल सर्वर यूज कर रहे थे, हमने दोनों यूज GitHub किए का हुए सर। वैसे, गिटहब का भी यूज किया है, अपना अपना वाला भी यूज किया जो हमने बनाया हुआ था। लेकिन हमने जो बनाया था वो हमने सीखा नहीं था कि हमने कैसे बनाया हुआ, हमने सिर्फ यूज किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस सर, यस सही सर। है, चलो उसको देखते हैं। सर लास्ट वीक क्लास हुई थी। लास्ट वीक क्लास नहीं हुई थी दोस्त। सर ये अभी आपने चाहने की शुरू कर लिया, वो काम खराब ही है। क्या हुआ, सॉरी। सर ये अभी कब से क्लास शुरू हुई है? अभी 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 तो सिर्फ लास्ट क्लास का रिकैप चल रहा था। अच्छा अच्छा, थैंक यू सर। ओके, चल रहा है। अब हम आते हैं नोड ग्राफक्यूएल की तरफ। ठीक है, नोड ग्राफक्यूएल के अंदर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या होता है, index.js। ठीक है, तो हम पैकेज जेसन में आते हैं। पैकेज जेसन के अंदर ये मैंने कमांड लिखी हुई है, स्क्रिप्ट आपको सबको पता है कि npm start या npm build या whatever आप जो भी कमांड चलाते हैं वो स्क्रिप्ट के अंदर होता है। तो यहाँ पे देखें स्टार्ट में कमांड मैंने लिखी हुई है नोड ऑन, एग्जीक्यूट करो बेबल नोड को, और कौन सी वाली फाइल यूज करना है, source.js, सॉरी सोर्स फोल्डर के अंदर index.js। इसका क्या मतलब, कोई मुझे बता दे।
आप लास्ट क्लास में हमने लोगों ने ये देखा था कि एक्सप्रेस की फाइल के अंदर जब भी हम कुछ काम करते थे, जब भी हम कोई काम करते थे तो क्या करना पड़ता था, उसको तो रीस्टार्ट करना पड़ता था बार बार। रीस्टार्ट करना पड़ता था। अब यस, इसमें ये जो है जैसे ही हम अपडेट कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली इन्फेक्ट हो जाएगा ब्राउजर एग्जैक्टली। तो ये कोड नोड मोड मैन। का कमाल है, ठीक है। नोड मोड ये करता है कि आपकी फाइल को वॉच कर रहा होता है, जैसे ही उस फाइल के अंदर चेंज आता है वो जो सर्वर चल रहा होता है उसको डिस्कनेक्ट करता है, फिर वापस कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये EXE अब बेबल क्यों लगाया आपने? ये EXE बेबल ये इसकी इसकी जरूरत है कि हर एक के अंदर जरूरत है या खाली इसी के लिए जरूरत है? नहीं, ये असल में अगर आप नॉर्मल जावास्क्रिप्ट लिखते हैं ना, यानी ES5 तक लिखेंगे तो फिर आपको बेबल की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब आप कुछ ऐसे फंक्शंस लिखते हैं जो ES6 से रिलेटेड है, ES7 से, तो उसके लिए आपको है ना बेबल की जरूरत पड़ती है। वो उसको ट्रांसपाइल करता है, वो उसको ट्रांसपाइल करके नोड के वर्जन के हिसाब से उसको एग्जीक्यूट करवाता है। तो दैट्स व्हाई ये भी एक पूरी हिस्ट्री है इसके, मतलब इसको यूज करना भी एक कमाल है। कभी कभार एक सवाल इंटरव्यू में भी हुआ था, आप लोगों को ऐसे ही बता देता हूँ कि भाई मेरे पास ES7 का कोड मौजूद है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ मेरा जो सर्वर है वो अभी नोड के लेटेस्ट वर्जन पे नहीं गया, तो वो ES7 को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो मैं क्या करूँ? वो अभी पुराना ही है, लेट्स से ES5 पे ही है। जो नोड का वर्जन है वो ES5 समझता है, ES7 नहीं समझता। मैं क्या करूँ? तो बताएगा। सर अपडेट कर लें। अपडेट तो नहीं ना, डाउनग्रेड होगा ना। यानी आपका कोड लेटेस्ट लिखा हुआ ES7 पे समझ ले थोड़ी देर के लिए, लेकिन आपका जो सर्वर है वो ES5 समझता है, तो मैं क्या करूँ? एक तरीका तो ये है सिंपल सा, कि मैंने जो भी ES7 की फंक्शनैलिटी या ES7 के फीचर्स यूज किए थे उसको मैं रिवर्ट कर दूं, ES5 पे ले आऊं खुद मैनुअली, तो वो काम हो जाएगा, ऐसा है। यस सर। वरना तो दूसरा तरीका ये है कि हम बेबल की मदद से ये काम करवा सकते हैं। बेबल की मदद से हम उसको बता सकते हैं कि हमें कौन से वर्जन के ऊपर कौन सा ECMA स्क्रिप्ट यूज कर, तो वो जो आपका करंट कोड होता है वो उसको कन्वर्ट कर देता है, अपग्रेड भी कर देता है या तो डाउनग्रेड भी कर देता है। तो ये इसके फीचर्स हैं, ठीक है। तो ये ऐसे ही एक एडवांस टॉपिक था, तो डिस्कस कर लिया ताकि आप लोगों को पता हो कि ऐसी चीजें भी होती हैं। चले जी इंडेक्स पे चलते हैं हमारे। सर ये जो बेबिल है ये ऑटोमेटिकली करेगा अपग्रेड और डाउनग्रेड? ये पूरी लाइब्रेरी है, ये आपके कोड को कन्वर्ट कर रहा होता है। यानी कि सर ये जिधर हमने ES7 का कोड यूज किया होगा उसको CS7 के हिसाब से ट्रीट कर रहा है, और जैसे अगर आप CS5 का इसकी वहां। सिंपल एग्जांपल में आपको समझाना चाहूँ, तो आप अभी रिएक्ट यूज करते हैं। यस सर। यस सर। रिएक्ट के अंदर आप सारे नए फीचर यूज करते हैं, अप्रोक्सीमेटली सर। है ना। और उसके बाद जब हम यस। इसको बिल्ड चलाते हैं तो वो उसको कन्वर्ट कर देता है जो ब्राउजर समझ सकता हो। HTML में, यस सर। HTML में नहीं, जावास्क्रिप्ट को भी कन्वर्ट करता है। जावास्क्रिप्ट को भी वो, अगर आपने कोई बहुत ही जैसे अपने लेटेस्ट फीचर यूज कर लिया, अभी ब्राउजर सारे ब्राउजर्स के ऊपर उसकी वो नहीं है, सारे ब्राउजर्स उसको नहीं समझते, तो वो उसको भी कन्वर्ट करता है कोड को। तो ये जैसे आपने क्लाइंट साइड रिएक्ट की मैंने एग्जांपल दी, उसी तरीके से सर्वर के ऊपर इस तरीके से होता है। चले आगे चलते हैं। अब हम आते हैं, मेन हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है इंडेक्स, तो मैं आ गया इंडेक्स के ऊपर। अब इंडेक्स के ऊपर देखें क्या हुआ होगा, ये वाला काम क्यों किया होगा, कोई बता दे जल्दी से। इन्वायरमेंट यूज करने के लिए। बहुत इन्वायरमेंट जबरदस्त, वेरिएबल इंपोर्ट किया हुआ। बहुत जबरदस्त, सेम, बिल्कुल सही समझा आप लोगों ने। अब हम आते हैं थोड़ा सा कोड के ऊपर। हम लिखते हैं कि अपोलो सर्वर ठीक है। ठीक है, ये अपोलो सर्वर के लिए आ गया। इसके गिटअप पे भी चल सकते हैं, लेकिन आई बिलीव कि हमें चलते हैं डायरेक्ट अपोलो की वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि यहाँ से हमें पूरा कोड मिल जाता है यूजुअली। सर ये अपोलो सर्वर लैम्डा और अपोलो सर्वर एक्सप्रेस में क्या डिफरेंस है? अपोलो सर्वर एक्सप्रेस के अंदर ये है कि हम लोग एक्सप्रेस के फीचर्स के साथ इसको पूरा यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें, इसका कोड इस तरीके से कुछ,
इंपोर्ट करना है हमें अपोलो सर्वर, और अपोलो सर्वर एक फंक्शन वो है जो क्या कहते हैं प्रोसेस है, तो हमने एसिंग अवेट के साथ इसको यूज किया था। तो स्टार्ट करेंगे सर्वर, उसको हमें टाइप डेफिनेशंस देनी है और रिजॉल्वर्स देनी है, और जैसे ही हम ये दोनों चीजें इसको देते हैं तो ये एक हमें अपोलो सर्वर बना के देता है, और अपोलो सर्वर को फिर हमें यूआरएल मिलता है, एंड देन यूआरएल हम शो करते हैं। ये मैं अभी आपको कोड में दिखाता हूँ। इसको इंस्टॉल करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, अपोलो सर्वर एक्सप्रेस, अपोलो सर्वर कोर एक्सप्रेस और GraphQL। ठीक है, डेफिनेटली आपको पता है कि GraphQL यूज करना पड़ेगा, एक्सप्रेस क्योंकि Node.js का एक फ्रेमवर्क है उसको यूज कर रहे हैं। इसके साथ अपोलो को यूज करने के लिए अपोलो सर्वर एक्सप्रेस और अपोलो सर्वर कोर यूज करेंगे, क्योंकि हम अपोलो की फंक्शनैलिटी यूज कर सकें। तो ये देखिए, ये पूरा कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब हम अपने कोड से समझने की कोशिश करते हैं, यानी कि जो मैंने ही काम किया हुआ है, कॉपी किया हुआ है यूजुअली काम। सर्वर में प्रेस किया, GraphQL से हमें क्या चीजें मिली अभी हम देखते हैं। एक्सप्रेस अपोलो सर्वर एक्सप्रेस से हमने अपोलो सर्वर लिया, सब्सक्रिप्शंस, और ये क्या चीजें अभी हम डिस्कस करते हैं। ये पोर्ट में कहाँ से ले रहा हूँ, सर ये वो उसका कंटेंटफुल का जिस तरह था ना पोर्ट बनाया हुआ था URL का, वो यस, ये एनवायरनमेंट वेरिएबल से ले रहा हूँ एक्चुअली। एनवायरनमेंट वेरिएबल कहाँ, ये रहा मेरा, देखें ये रहा। कोई भी वेरिएबल दे सकते, तो यहाँ पे मैंने पोर्ट दिया हुआ है। इसकी पोर्ट क्या दी हुई है मैंने, 4000। तो हमने कहा कि भाई प्रोसेस env से पोर्ट उठा लो, एक्सप्रेस स्टार्ट किया, सर्वर स्टार्ट किया, स्कीमा। सर ये लाइन नंबर 11 में जो process.env है, इसको हम किस तरह देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या वैल्यू आ रही है, क्या इसको किस तरह डिबग कर सकते हैं? इसको कंसोल कर डायरेक्ट console.log। अगर आपसे ही करनी है, पूरा एनवायरनमेंट चाहिए कि एनवायरनमेंट में कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, तो आप डायरेक्ट एनवायरनमेंट करते हैं, तो इसमें जितने ऑब्जेक्ट्स या वैल्यूज आ रही है वो पूरा आपके सामने आ जाएगा। अगर आपको टू बी स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए तो हमने पोर्ट लिया हुआ है, क्यों, क्योंकि मुझे पता है मैंने यहाँ पे क्या यूज किया हुआ है, पोर्ट। अगर मैं ये चाहूँ सम एनवायरनमेंट वेरिएबल, तो मैं इसको कॉपी करूंगा, वेरिएबल, एंड दिस वी कैन यूज लाइक दिस। ठीक है, आप इस तरह डिबग भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, व्हाटएवर। चले आगे चलते हैं। अब जो हमारा स्कीमा था, हमें उसको एग्जीक्यूटेबल बनाना है ताकि हम ये अपोलो सर्वर को दे सकें। तो ये देखें, टाइप डेफिनेशंस क्या है और रिजॉल्वर्स क्या है। अभी हम 2 मिनट में इस पे आते हैं, लेकिन एक स्कीमा बनाने के लिए हमें 2 चीजें जरूरी हैं, टाइप डेफिनेशंस और रिजॉल्वर्स। टाइप डेफिनेशन क्या है अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं। रिजॉल्वर्स आप लोगों को मोस्टली पता ही है, क्योंकि हमने GraphQL के अंदर कुछ चीजें की थी। वेल अभी देखते हैं, कोई टेंशन नहीं। अब ये देखिए, इससे हमने सर्वर बना दिया। ये वाला फंक्शन मैंने ये इस तरीके से कुछ अजीब बनाया हुआ है, ये कोई बता सकती है फंक्शन क्या है? अंदर की चीजें थोड़ी देर के लिए भूल जाए, इसको मैं हटा देता हूँ। ये मैंने क्या ऑटोमेटिकली किया, चलने, मतलब सर बगैर किसी इनवॉक फंक्शन है। यस सिंक्रोनाइज या वेट के लिए कि हमारा रिकॉर्ड आगे चले जाए और ये इसमें प्रोसेस करता रहे जब तक, जब ये मिलेगा तो हमारा कोड यहाँ पे ठीक है, परफेक्ट। असल में अगर ये यूं हो तो ये फंक्शन, ये एनोनिमस फंक्शन हो जाएगा। हाँ, ये फंक्शन खुद चलेगा, एग्जीक्यूट भी हो जाएगा जब बनेगा। यहाँ तक बना फंक्शन, और इसके बाद ये खुद एग्जीक्यूट भी हो जाएगा। ठीक है, इसको इफी फंक्शंस कहते हैं। सर ये खाली फंक्शन क्यों है? ये अभी खाली नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये ऐसे बनाया हुआ है मैंने। मतलब मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये फंक्शन एंड देन दिस, इसको इफी फंक्शंस कहते हैं। ठीक है, चलो अब इस फंक्शन के अंदर हमने क्या किया वो देखते हैं। हमने सर्वर स्टार्ट किया, सर्वर कहाँ से मिला, अपोलो का ये वाला सर्वर। हम वेट करें कि सर्वर जब तक स्टार्ट नहीं होता जब तक आपका एक्सप्रेस स्टार्ट ना हो। कभी कभार ये होता है कि एक्सप्रेस वाला सर्वर जल्दी स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अपोलो वाला सर्वर थोड़ा सा टाइम लेता है स्टार्ट होने में। तो हमने क्या इसके लिए रोक के रखा हुआ है कि जब तक हमारा सर्वर स्टार्ट नहीं होगा, जब तक हम इसको स्टार्ट नहीं कर रहे हमारे एक्सप्रेस सर्वर। सिंपल है, एक्सप्रेस सर्वर स्टार्ट होगा, अवेट लगा हुआ है, जब ये नेक्स्ट लाइन पे आएगा तो हमने इसको एप्लीकेशन दे दी, जो कि हमारे पास एक्सप्रेस की एप्लीकेशन है। सब्सक्रिप्शन वाला काम अभी 2 मिनट के लिए भूल जाएं। फिर हमने ये बता दिया कि भाई HTTP सर्वर को लिसन करो, पोर्ट नंबर व्हाटएवर पोर्ट कहाँ से आ रही है वो यहाँ से आ रही है। ठीक है, ये सिंपल सा काम है। अब इसके अंदर जो गेम है ना वो समझने की ये है, हमारा जो एक्चुअल GraphQL का काम है ना वो यहाँ से लेके
यहाँ तक किया, ठीक है। ये जो नीचे काम किया हुआ है ये इसलिए किया हुआ है आप लोगों को रेस्ट एपीआईज की एग्जांपल देने के लिए। लाइक हम ये वाला काम करके आ चुके हैं। इसका ये क्या चीज यूज कर रहा हूँ, कोई जल्दी से बता दे। आईडी सर। ये पैराम यूज कर रहा हूँ, क्या यूज कर रहा हूँ, यस सर। पैरामीटर, ठीक है। अब इस पैरामीटर में जो भी चीज आएगी वो उसका वेरिएबल का नाम क्या होगा, नेम। अगर क्या ये पॉसिबल है वैसे, इसका यूआरएल क्या बनेगा अगर ये ऐसा मैंने इसको बनाया हुआ डायनामिक, तो इसको हम कहते हैं थोड़ी देर के लिए यूनेम, और इसको हम कहते हैं अगर गेटअप से रिलेटेड रखना है तो रेपो। अब बताएं अरे ये थोड़ा सा गलत नहीं हो गया? में बताएं गलत भी है तो चले गलत बताते हैं। सर गिटहब आएगा, उसके आगे सर नेम आएगा सर आपका, और उसके आगे सर आपकी रेपो का नेम आएगा सर। github/yuktub/ हम लोग कर रहे हैं repository। क्या ये पॉसिबल है? यस सर। क्या ये यूआरएल गलत है? सर यूआरएल ठीक है, वो नीचे पैराम्स गलत नहीं थोड़ा सा हो गया पास ये वाला इसको भी भूल जाएं, ये तो नहीं definitely 50 लाइन नंबर 51। हाँ ये वाला क्या कह रहे हैं इसको? सर ये जो हमने यू नेम के आगे स्लैश डाल के फिर आगे कॉलन डाल के हाँ। रेपो लिखा हुआ है, यहाँ वेरिएबल नहीं आएगा? जरूरी नहीं है, ये वेरिएबल ही तो है एक्चुअली। अगर आप गौर से देखें तो जो ये यू कुतुब है ये किस में मिलेगा, कौन से वेरिएबल में मिलेगा, कौन से पैनम में मिलेगा? यू नेम में। यू नेम में मुझे मिल गया यू कुतुब, ठीक है। और ग्राफक्यूएल किस में मिलेगा? रेपो में, ठीक है। मेक सेंस? सर मतलब पैरम्स के अंदर 2 आईडीज होंगी ना, कि यूनेम के अंदर एक और आईडी होगी। नेस्टेड तो नहीं होगा ना सर इसमें? नहीं नेस्टेड नहीं होता ये। इसी तरीके से आपको एक ऑब्जेक्ट मिल रहा होगा, ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे अगर आपने कोई और ड्रिल डाउन किया हुआ है, मुझे नहीं पता, यहाँ पे कह देते हैं हम क्या कहते हैं, फॉलोअर्स। तो मैं यहाँ पे कह दूँ 13 या 12, तो फॉलोअर्स के अंदर क्या मिलना स्टार्ट हो जाएगा मुझे? मतलब सर एक ही ऑब्जेक्ट होगा सर? हाँ डायनेमिक हो सकता है ना। आप अगर गौर से देखें तो क्या गेटअप वाला भी तो ऐसे ही होता है या नहीं होता? ये फॉलोअर्स अभी मैं थोड़ी देर के लिए हटा दूं तो गेटअप के अंदर भी तो ऐसा ही है। यहाँ पे आपका यूजर नेम आता है, यहाँ पे आपकी रेपो आती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस सर। तो पॉसिबल है, क्योंकि आप यहाँ पे फिर यहाँ पे हम यूज करेंगे यूजर नेम की जगह क्या यूज करेंगे, यूनेम, क्योंकि यहाँ पे अब क्या मिलेगा हमें, यूनेम। यस सर। तो इसी तरीके से आप सारा काम कर सकते हैं। अच्छा जी, चलें वापस रिवर्ट करते हैं, कुछ चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं। वेरी गुड। ये देखें, ये वही वाली बात है, आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। अब ये यहाँ पे मैंने क्यूरी स्ट्रिंग वाला यूज़ किया था, तो क्यूरी स्ट्रिंग में ये देखें क्वेश्चन मार्क के बाद, और इसको सेपरेट किस तरह करते हैं, कौन सा साइन यूज़ करते हैं इसके लिए, सेपरेट के लिए की वैल्यूज को एंड ऑपरेटर। एंड सर, एंड ऑपरेटर। यस सर। तो जैसे ही मैं एंड ऑपरेटर यूज करूंगा, ये देखिए क्यूरी, तो यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट आएगा वो आपको यहाँ पे पूरा क्यूरी के अंदर ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो ये आपको पता होगा, यहाँ पे आएगी नेम आएगा या व्हाटएवर ईमेल आएगी, जो भी होगा। सही हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलें अब हम आते हैं असल जो गेम है अपोलो सर्वर का। इसमें 2 चीजें यूज होती है हमारे पास, टाइप डेफिनेशंस और रिजॉल्वर्स। चलें पहले चलते हैं टाइप डेफिनेशंस पर। टाइप डेफिनेशन भी कहाँ पे मौजूद है, कोई जल्दी से बता इसको पढ़ते हुए। सर ये एक चीज क्लियर कर दें कि ये HTTP से क्रिएट सर्वर क्यों हम यूज कर रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ पे एक्सप्रेस का जो सर्वर है ना, तो फिर हमें SSL वगैरह भी यूज करवाना पड़ता है। तो हम HTTP का खुद का मॉड्यूल मौजूद है। किसका मॉड्यूल है? ये नोड के अंदर कुछ लाइब्रेरीज प्री डिफाइंड आती है, जिसके अंदर फाइल सिस्टम है, HTTP है। मैं दिखा देता हूँ जल्दी से आपको। तो ये पूरे है ना, इसकी लाइब्रेरीज हो गया क्लियर, उसका नोड के मॉड्यूल्स का पता है हमें। हाँ, तो ये देखें, ये नोड के मॉड्यूल्स हैं। ये HTTP का मॉड्यूल है। इस तरीके से इसमें FS मिलता है, फाइल सिस्टम मिलता है। इस तरीके से और 2-3 बहुत सारे हैं इसके, 1-2 नहीं है, बहुत सारा है। मैं दिखा सर इनको हम कब यूज करते हैं सर? ये देखें, ये फाइल सिस्टम जब आपको जरूरत पड़ती है। एक्चुअली फाइल सिस्टम यानी अगर आपको फाइल सिस्टम के साथ काम करना है
किसी जगह पे फाइल सेव करवानी है, किसी जगह से फाइल पिक करनी है, एडिट करनी है, अपडेट करनी है, तो इसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? फाइल सिस्टम। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखिए यहाँ पे सारे के सारे इसके बने हुए हैं, लाइब्रेरीज मौजूद है। ओएस सर अभी ऑपरेटिंग सर सिस्टम के हवाले से, पाथ के हवाले से अगर आपको कोई पाथ डिफाइन करना हो तो आपको पाथ यूज करना पड़ता है। तो ये देखिए इसके ये इतने सारे मॉड्यूल्स मौजूद हैं, आप इसके सर सारे ये मॉड्यूल्स। कंफ्यूजन है कि अभी सर हमें कंफ्यूजन ये है सर कि ये सर्वर में हमें पहले नोड सीखना पड़ेगा फिर ग्राफिकल की तरफ जाना पड़ेगा ना या ना ना ना, मैं अभी तो आपसे कह रहा हूँ ना 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 ना, ये वाला अगर अभी मैं थोड़ी देर के लिए बताऊं तो ये वाला कोड क्या पहले से बना बनाया मैंने आपको दिखाया, अपोलो सर्वर पे मौजूद है, यस सर। तो बस खत्म हो गई ना बात। आपको फोकस करना है यही वाला कोड लेते हुए, आपका जो मेन काम है ना वो इस वाले फोल्डर से स्टार्ट होता है, स्कीमा के। क्योंकि आप ये देखें दो चीजें कहाँ से आ रही है, यस स्कीमा सर। हाँ, आपको मेन ये इंडेक्स की फाइल है, आप इसको हर एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ लाइन नंबर 36 तक, लाइन नंबर 1 से लेके लाइन नंबर 36 तक आप बहुत इजीली यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, ओके सर। अब आपका असल जो काम है ना, अब हम उसकी तरफ जा रहे हैं, किस पे? अपोलो सर्वर की तरफ। क्या हमने क्लाइंट साइड पे तो अपोलो क्लाइंट यूज कर लिया, तब सर्वर बनाने के लिए हमें क्या करना है? तो आपके लिए देखिए यहाँ पे मैंने स्कीमा डाला हुआ है फोल्डर, इसका नाम अपोलो भी कर सकते हैं आप, मर्जी आपकी। अब हम चलते हैं स्कीमा के अंदर। स्कीमा के अंदर सबसे पहले मैं चल के देखता हूँ हमेशा किसके अंदर जाना चाहिए हमें, इंडेक्स के अंदर। तो ये देखिए यहाँ पे दो चीजें यूज हुई हैं, रिजॉल्वर और टाइप डेफिनेशन। सब्सक्रिप्शन के ऊपर बाद में आते हैं थोड़ी देर के बाद, पहले हम ये दो मेन चीज है वो इस पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यूज होता है टाइप डेफिनेशन। ये हमारे टाइप डेफिनेशन है। टाइप डेफिनेशन क्या है देखते हैं। अपोलो एक्सप्रेस सर्वर से हमने ग्राफक्यूएल मंगवाया, जीक्यूएल, और अब हम अपनी टाइप डेफिनेशन बना रहे हैं। अब ये देखिए क्या चीज चल रही है, यहाँ पे हम अपनी सारी टाइप्स डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब टाइप डेफिनेशन में टाइप थोड़ी देर के लिए देखते हैं। ये वाली टाइप क्या हमने याद है किसी को? ये हमने लास्ट क्लास किसी रिएक्ट अपोलो क्लाइंट के अंदर हमने ये यूज की थी। आप जब हम गिटहब के ऊपर चलते हैं, 2 मिनट के लिए देते हैं, हम लोग अब समझते हैं गिटहब से। गिटहब क्या था? ग्राफ, बल्कि गिटहब ग्राफ के भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट अपना सर्वर क्यों ना चला लूँ, यही वाला, ये ज्यादा बेहतर हो जाएगा आई थिंक। CD04 npm। अच्छा जी, सब्सक्रिप्शन डिलीट रिजॉल्वर। अच्छा, सब्सक्रिप्शन में मैंने कोई डिलीट डाला हुआ है रिजॉल्वर के अंदर, लेकिन वो डेफिनेशन के अंदर नहीं है, ये रहा। ठीक है, नो वरीज। ठीक है, ये हमारा ग्राफक्यूएल का सर्वर चल गया। चलिए आगे देखते हैं। एरर पढ़ने की आदत डालने, आपके आधे से ज्यादा मसले खुद ही सॉल्व हो जाएंगे इंशाल्लाह। सर ये स्टैक ओवरफ्लो आपको हेल्प करता है सर? सॉरी सर स्टैक ओवरफ्लो आपको हेल्प करता है सर आपकी प्रोग्रामिंग के बहुत अंदर दफा जब आप करते हैं? बिल्कुल करता है 100%। एजेंट दुनिया की आधी प्रोग्रामिंग जो है ना, अगर स्टैक ओवरफ्लो हो तो वैसे खत्म हो जाए। सर ज्यादातर उसमें हेल्प सर ये पूछना था कि आप क्वेश्चन अगर कोई पिक्चर वगैरह होती है तो वो फिर किस तरह आप उसको पेश करते हैं अगर कोई एरर जिस तरह बड़ा एरर आता है सर तो? सॉरी वापस पूछिएगा। मतलब सर कुछ एरर ऐसे होते हैं जो पूरे पूरे आपको पेज पे आपको समझ नहीं आ रही कि किस साइड से है, तो सर आप उसमें से किस तरह एक्सट्रैक्ट करते हैं सर, मतलब ये एरर हैंडलिंग करते एरर्स हैं की कौन बात कर रहे हैं आप? ऐसे? एक मिनट दीजिएगा। अच्छा, आ गए हम टाइप्स के ऊपर। ठीक है, तो यार एरर के जैसे ये वाला एरर था एक, ये वाला, तो यूजुअली अगर ये वाला एरर मुझे मुझे मैंने थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ा तो ये देखें, ये यहाँ पे क्लियरली मुझे बता रहा है कि भाई आपने सब्सक्रिप्शन के अंदर डिलीट यूजर डिफाइन किया हुआ है, बट स्कीमा में अभी तक हमने डिफाइन नहीं किया हुआ, तो इसकी वजह से ये एरर दे रहा है।
तो इस तरीके से आप एरर पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा पता चलेगा। अगर नहीं पता चलता तो आप है ना यही वाला कोड, इसमें जो एरर टाइप्स और ये सारी चीजें आती है ना, इसको आप कॉपी पेस्ट कर देते हैं डायरेक्ट गूगल के ऊपर, तो ये डायरेक्ट स्टैक ओवरफ्लो और इस तरीके से बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर आपको इसके सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। लेकिन वही है कि सारे सॉल्यूशंस पढ़ने पड़ते हैं थोड़े से, तो डिपेंड करता है। अभी जिस तरीके से मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, तो जब ग्राफक्यूएल पुराना था बहुत इजी था, इसमें अभी हमने इस तरीके से जो ये जो एसिंक के काम किए हुए ना, ये करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन जब ग्राफक्यूएल सर्वर अपडेट हुआ तो मुझे भी थोड़ा सा रिसर्च करनी पड़ी, वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ा और फिर देख के मुझे कोड लिखना पड़ा कि अच्छा इसको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। तो डेफिनेटली मेहनत तो हर काम में पड़ेगी अगर चीज़ें चेंज होती हैं, क्योंकि ओपन सोर्स के अंदर चीज़ें हमेशा रैपिडली चेंज हो रही होती हैं। तो पहले कोई और मेथड चल रहा है, फिर कुछ और किसी और तरीके से काम करना है, तो आपको मार्केट के अंदर ये होना पड़ता है। अच्छा जी, बैक टू द क्लास। हम जब ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ये देखिए ऑब्जेक्ट की टाइप्स मौजूद है। कौन कौन सी है? ये म्यूटेशन पता है सबको? व्हाई वी आर यूजिंग म्यूटेशंस? यस सर। गुड। पोस्ट क्यूरी के बारे में पता है सबको? यस सर। ठीक है, जबरदस्त हो गया। और सब्सक्रिप्शन? यस सर। सर ये पता है सर कि क्लाइंट साइड में कैसे इसका क्या यूज किया सर, लेकिन सर्वर से हाँ, पता नहीं कैसे इसको मतलब पता है ना, implement मतलब ये किया। नाम सुने हुए हैं ना आपने, म्यूटेशन सुना हुआ है, क्यूरी सुनी हुई है, सब्सक्रिप्शन सुना है। अब ये यस आपकी सर। टाइप्स हैं। जी अब हमारे सर। पास एक टाइप है यूजर की, तो क्या बाकी में यूजर की कोई टाइप बनी हुई है? इसके अंदर क्या हो रहा है? इसके अंदर हमने अपनी यूजर की वो बताई हुई प्रॉपर्टीज, यानी जैसे मैं अगर आपको कहूँ कि फेसबुक है, फेसबुक में पोस्ट होती है, तो अगर मैं फेसबुक की पोस्ट की टाइप आपसे पूछूं तो क्या होगी इसकी टाइप? अगर मैं आपको स्कीमा कह दें, इसको मॉडल कह दें, स्कीमा कह दें, थोड़ी देर के लिए स्कीमा कह देते हैं, मॉडल कह देते हैं, जो नॉर्मल यूजुअली वर्ड यूज होते हैं सारे मिक्स करके बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा नोहा होना स्टार्ट हो। या तो हाँ, ऑब्जेक्ट भी कह लें इसको थोड़ी स्ट्रिंग होगी सर, जी। टाइप स्ट्रिंग। हाँ, मतलब ये वही वाली चीज है ना, जैसे आप देंगे यहाँ पे आईडी, अब इसकी आईडी की टाइप क्या होनी चाहिए भाई? कुछ न्यूमेरिक। भी हो सकता, ठीक है, नंबर हो, स्ट्रिंग हो, व्हाटएवर जो आपका दिल कर रहा है। अब मैं कहता हूँ कि इज मैरिड, तो इसकी टाइप क्या होनी चाहिए? बूलियन। एम आई राइट? ठीक है। बोलिए। हाँ, यस सर। इसी तरीके से यस जी सर। डिस्क्रिप्शन होगी इसकी, कोई डिस्क्रिप्शन में क्या होगा? हाँ, स्ट्रिंग। होगा। तो इस तरीके से ये आप पूरा अपना एक टाइप डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अलग अलग चीज होती है। सर अभी इमेज और अपने फाइल यूजर्स के लिए पर सर। काम किया हुआ है, हमने अभी यूजर्स के ऊपर काम किया हुआ है, तो अभी हमने यूजर का एक टाइप बनाया हुआ है। टाइप के अंदर हमने ये चीजें अब डिफाइन की हुई कि भाई मेरे यूजर के पास नेम होगा, एज होगा और मैरिड होगा। ये लास्ट में एक्सक्लेमेशन का मार्क का मतलब क्या है? रिक्वायर्ड है, मस्ट। रिक्वायर्ड है। बिल्कुल सही कहा। इसका मतलब ये है कि ये रिक्वायर्ड है। गुड हो गया। तो ये टाइप है, क्या यहाँ पे एक ही टाइप होगी? ओ सर। नहीं। तो कितने टाइप्स बना सकते हैं अगर एक सर नहीं बना काफी सकते सारे तो? यानी सर। ये अनलिमिटेड है हमारे हाथ में कि हम यस सर। जितनी हमारी एप्लीकेशन के अंदर टाइप्स की जरूरत होगी हम उतनी टाइप्स बनाएंगे, मैं राइट? यस सर। ठीक है। गिटहब। सर साथ में सर अगर आप इमेज और फाइल की भी टाइप्स वगैरह के हवाले से बताते चलें सर। इमेज भी यूजुअली देखें इसके अंदर इमेज और वो वाले यूआरएल्स होते हैं, इमेज की टाइप नहीं होगी इसमें, यूआरएल्स मिलेंगे आपको। ओवरव्यू एक्सप्लोरर, गिटहब हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं तो इसमें कोई नई चीज तो है नहीं, लेकिन ये ओपन इसलिए नहीं हो रहा होगा क्योंकि मैं साइन इन नहीं हूँ ना शायद। यस, क्यूरी है, मुझे साइन इन करवाने के लिए साइन इन करना पड़ेगा। चलो पहले साइन इन भी कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा रिलेट कर सके आप कि क्या हो रहा है। अच्छा जी, तो इसके अंदर क्या था हमारे पास? ये एक्सप्लोरर है, डॉक्स, सॉरी डॉक्स के अंदर हम कहते हैं टाइप्स।
पहले चलाना पड़ेगा एक बार। डॉक्यूमेंटेशन में चीजें क्यों नहीं आ रही यहाँ पे? नो स्कीम अवेलेबल, इट इज पॉसिबल। मसला था, आ गया। ये देखें, अब चीजें आना स्टार्ट होती हैं, क्यूरी म्यूटेशंस। ठीक है, तो जिस तरीके से ये व्यूअर है, लॉगिन है, व्यूअर का मतलब उसने बताया हुआ है कि व्यूअर के अंदर क्या मौजूद होगा, लॉगिन, और उसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग। और व्यूअर रिटर्न एक्चुअली क्या कर रहा है, अगर आप गौर से देखें, नजर आ रहा है, यूजर रिटर्न कर रहा है। क्या रिटर्न कर रहा है ये एक्चुअली? यूजर। अब यूजर पे चलते हैं, तो ये देखिए ये यूजर है। यूजर के अंदर देखिए ये फील्ड्स मौजूद है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे थोड़ी देर के लिए। बायो डेटा स्ट्रिंग होगी, ये जरूरी है? जरूरी नहीं है। एवेटार यूआरएल टाइप है, देखें इसकी, क्या ये जरूरी है? यस सर। यस सर। तो ये देखें, ये इसने यूजर की टाइप बनाई हुई है। यूजर की टाइप के अंदर देखिए पूरी इसने फील्ड्स बताई हुई है कि कौन कौन सी यूजर की फील्ड्स हो सकती है। कंपनी हो गया, कंपनी की एचटीएमएल हो गई, ब्ला ब्ला ब्ला, ये देखिए सारी बनी हुई है। ये फॉलोवर इस तरीके से। अब ये फॉलोवर की टाइप है, ये जो रिटर्न कर रहा है वो रिटर्न क्या कर रहा है, फॉलोवर कनेक्शन। फॉलोवर कनेक्शन की टाइप देखेंगे तो इसमें देखें ये फील्ड्स मिलेगी आपको, एजेस, नोड, इन्फो, टोटल काउंट। तो ये इस तरीके से ये पूरी की पूरी ना हम टाइप्स डिफाइन करते हैं अपनी। तो अभी हमारे पास सिंपल सा था, हमने यूजर की टाइप बनाई और उसमें हमने अपनी बता दी कि ये मेरे फील्ड्स हैं। पहले ये बताएं, सिर्फ इस टाइप के अंदर कोई इतना मसला, सिंपल सा है ये? अगर फिर भी है तो पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। नहीं सर। आगे चलें थोड़ा सा। जी। यस सर। अब हम चलते क्यूरी के ऊपर, टाइप क्यूरी। अब इस टाइप क्यूरी के अंदर हमारे पास मल्टीपल बेतहाशा क्यूरीज आ सकती हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने कितनी क्यूरीज लिखी हुई हैं? एक। अब इसको अगर मैं आपसे कहूँ आप इसको पढ़ें तो मुझे बताएं ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, मतलब इसकी टाइप क्या होगी जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, यानी इस क्यूरी को कॉल करूंगा? यूजर। यस, लेकिन यूजर खाली यूजर नहीं होगा, एरे ऑफ यूजर। ठीक है, ये ख्याल रखने की जरूरत है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, जब व्यूअर था तो व्यूअर में देखिए यहाँ पे बताया हुआ है क्यूरी व्यूअर है, और रिटर्न क्या होगा इसका? रिटर्न क्या होगा इसका दोस्त? यूजर। ठीक है, ये देखें जैसे इसके अंदर बताया हुआ है क्यूरी के अंदर, तो इसी तरीके से हमने भी एक क्यूरी बनाई है। ये देखें ये सारी क्यूरीज बनी हुई है, ये अलग अलग चीजें बता रही है कि क्या रिटर्न करेगा जब हम इसको कॉल करेंगे। तो इसमें हम ढूंढ लेते हैं जल्दी से व्यूअर, अगर नजर आ जाए जल्दी से। सर्च कर लो। ये रहा, तो ये देखिए, तो सेम हमने भी यही वाला काम करना है। इसने अपने अपनी क्यूरी का नाम बनाया हुआ है व्यूअर, जो कि रिटर्न करेगा यूजर। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं हमने अपनी क्यूरी का नाम क्या बनाया हुआ है, गेट ऑल यूजर्स। गेट ऑल यूजर्स। और जब हम इसको इस क्यूरी को कॉल करेंगे तो ये मुझे इसके बिहाफ में क्या रिटर्न करेगा, यूजर। एरे ऑफ यूजर्स। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं अपने कोड के ऊपर, लाइक दिस। क्यूरी, क्यूरी के ऊपर देखें ये यूजर है, गेट यूजर के नाम से बनाया हुआ है, और ये हमें रिटर्न करेगा ये यूजर। अब यूजर के अंदर क्या यही चीजें, हमने तीन चीजें दी हुई हैं इसको फील्ड्स के अंदर, एज, मैरिड और नेम। यस। तो ये वही वाला है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं, एग्जाम्पल ऑफ क्यूरी हम लेते हैं गेट यूजर्स। अच्छा जी, यूजर्स के अंदर से हमें क्या क्या चाहिए, नेम चाहिए। सर थोड़ा सा जूम कर दें, बहुत बारीक नजर आ रहा है। मैं कर देता हूँ।
बेहतर है कुछ यस सर। और कर देते हैं, अब बेहतर है, ठीक है। तब हम जा रहे हैं क्यूरी यस करने। सर। क्यूरी के अंदर हमने क्या, गेट ऑल यूजर्स, और हमें क्या चाहिए, नेम। तो ये देखें, एरे के अंदर हमें क्या मिलना स्टार्ट हो गया, यूजर नेम। अब हमें चाहिए कि इसमें और क्या था, एज, ये रहा, देखें यहाँ पे फील्ड्स भी शो कर रहा है। हमें एज चाहिए तो हम एज भी ले लेते हैं, लेट्स से क्यूरी करते हैं वापस, तो देखें एज भी आ गया, और साथ साथ अगर हमें मैरिड भी चाहिए तो हम मैरिड भी ले लेते हैं। तो ये देखें बुलियन वैल्यूज भी आ गए। तो ये हमने जिस तरीके से हम गेटहब के ऊपर यूज करते थे व्यूअर्स और सारी चीजें, यूजर्स वगैरह, तो ये अब हमने अपना बनाया, हमने एक अपनी टाइप बनाई जिसमें था यूजर्स, क्योंकि हमें यूजर्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए थोड़ी देर के लिए। अगर मुझे पोस्ट की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो क्या वो पोस्ट वाला काम कर सकता हूँ मैं, टाइप Yes, sir. पोस्ट, टाइप बनाए तो पोस्ट, पोस्ट के अंदर क्या क्या होता है, नेम होगा उसका, उसकी आईडी होगी, नेम होगा, आईडी होगी, और डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, थोड़ी देर। तो अब हमारे पास बन गई दो टाइप्स। कौन कौन सी टाइप बन गई, यूजर और पोस्ट, ठीक है। अब मुझे ये बताएं, जब मैंने गेट ऑल यूजर्स किया तो इसको कैसे पता चला कि ये कहां से क्या डेटा देना है, ये कौन बताएगा इसको? सर क्वेश्चन आप रिपीट करेंगे दोबारा काइंडली? मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ा वापस से बंद कर देता हूँ, ठीक है, इसी पे आपने फोकस इस पे करिएगा। अब मुझे ये बताएं कि यार यहाँ पे तो ये क्यूरी है ना, क्योंकि अंदर मैंने सिर्फ फंक्शन का एक नाम दिया है, गेट ऑल यूजर्स, इसके बिहाफ काम कहाँ हुआ, इसको कैसे पता चला कि क्या चाहिए, कैसे हुआ, कोई जादू तो नहीं है ना, रिजॉल्वर में डेटा कैसे डिफाइन लेके आया, करते हैं, चलिए ये बता दें। रिजॉल्वर में डिफाइन जबरदस्त, करते हैं। जबरदस्त, जबरदस्त। यानी जब भी आप कोई क्यूरीज बनाते हैं या म्यूटेशंस बनाते हैं तो उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, उसका रिजॉल्वर। रिजॉल्वर। अब देखिए ये रहा मेरा रिजॉल्वर, ठीक है। अब मैंने ये क्यूरी बनाई, ठीक है। रिजॉल्वर कुछ भी नहीं है, इटसेल्फ खुद एक फंक्शन है। उस फंक्शन के अंदर हमारे पास क्यूरी है और म्यूटेशंस है, और डेफिनेटली जब हम सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो सब्सक्रिप्शन, तब हम चलते हैं क्यूरी के ऊपर। क्या हमने ये वाला इसी नाम से रिजॉल्व वो बनाया था हमने अपना क्यूरी, Yes, sir. तो इसी नाम से हमने अपना रिजॉल्वर भी बनाया हुआ है। और इसके अंदर हमने ये क्या किया, ये कैसे पता, ये कोई बता सकते हैं जल्दी से, ये क्या हो रहा है? ये यूजर्स को रिटर्न करवा दी, ठीक है, तो ये यूजर्स कहाँ से आ रहे हैं, मॉक डाटा। कहाँ पे पड़ा हुआ है, मॉक डेटा हमारा कहाँ पे पड़ा हुआ है, फोल्डर में मॉक डेटा के इंपोर्ट किया मैंने। श्योर। चलें, ये बताएं इसका क्या मतलब है? सर यहाँ से बाहर निकलना है, मैं दूसरे फोल्डर में जाना है। फोल्डर से बाहर निकलना है, और इस फोल्डर के बाहर निकलने के बाद कौन सी फाइल मिलेगी हमें, मॉक डेटा। यानी तो खड़े में स्कीमा के अंदर। सर ये काइंडली म्यूट करवा दें सर। ये करने चालूंगा, ओके। तो हम निकले स्कीमा के फोल्डर से बाहर, तो ये मुझे फाइल मिल गई कौन सी, मॉक डेटा की। मॉक डेटा के अंदर चलते हैं, तो ये देखें ये मैंने एक सिंपल सा एक एरे ऑफ यूजर्स बनाई हुई है। ये एक्चुअली मैंने अपनी जेसन बनाई हुई है ताकि मैं यहाँ से डेटा गेट कर सकूं, लेकिन अगर जब हम थोड़ा सा और आगे काम करेंगे तो ये डेटा कहाँ से आ रहा होगा आपके पास, डेटाबेस। एग्जैक्टली ये आपका डेटा डेटाबेस से आ रहा होगा। अभी ये अगर मैं थोड़ी देर के लिए कहूँ तो ये आपके पास मेमोरी के अंदर डेटा मौजूद है। किसमें मौजूद है आपके पास, मेमोरी में। जब भी रीस्टार्ट होगा, अगर आपने इसके अंदर कुछ ऐड वैड किया होगा तो वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, चेंज। खत्म हो जाएगी, ठीक है, गायब हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जब भी स्टार्ट होगा वो इस फाइल को देखेगा, और इस फाइल के अंदर तो डेटा यही मौजूद है, ठीक है। जेसन बनाई हुई हमने अपनी टेस्टिंग के लिए। चलो आगे चलते हैं। तो अभी जो आपको डेटा नजर आ रहा था वो यहाँ से डेटा आ रहा था नजर, ठीक है। अब इसको अगर हम इस तरीके से देखें तो अभी हमने देखा टाइप
टाइप के अंदर डेफिनेटली जो मुझे चीज़ रिटर्न करवानी है वो टाइप बनाऊंगा। हमारे केस में यूज़र था तो हमने यूज़र बनाया। पोस्ट होगा तो पोस्ट को देखेंगे। अब हमने देखा था क्यूरी के अंदर हमने देखा कि यार क्यूरी के अंदर बताना पड़ता है यहाँ पे कि कौन सा फंक्शन होगा वो रिटर्न क्या करेगा। तो हमारा ये फंक्शन था और ये रिटर्न क्या कर रहा है, एरे ऑफ यूजर्स को। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ, हाँ बोले सर यूजर के हमने ब्रैकेट्स में क्लोज करके क्यों लिखा? हम खाली यूजर भी तो लिख सकते थे। तो वो एक रिटर्न करेगा ना। अब ये करता हूँ, चलें गेट पोस्ट। ठीक है, गेट पोस्ट के, और गेट पोस्ट के अंदर अभी ये पोस्ट मेरे पास, 1 मिनट दें मुझे, मैं करता हूँ यही वाला काम। ठीक है, पोस्ट के अंदर भी मैं यूजर का ही डेटा डाल देता हूँ, लेकिन नाम पोस्ट होगा। आप अपनी और फील्ड्स डाल सकते हैं, ठीक, लेकिन अभी ये करते हैं, चलें आपके लिए इसमें मैं कह देता हूँ पोस्ट। अब ठीक है, ये अब ये समझ में आती है बात। yes, यहाँ पे ये क्या रिटर्न कर रहा है, yes, सारी पोस्ट या सारे यूजर्स। यहाँ पे हम सिंगल यूजर या पोस्ट करवा रहे हैं। ठीक है, चलें इसको मैंने सेव किया। अब ये क्वेरी तो बन गई, इसका रिजॉल्वर बनाना पड़ेगा मुझे। यस सर। yes, sir. चलें रिजॉल्वर भी बना लेते हैं इसका जल्दी से। रिजॉल्वर में चले, क्यूरी में गए, कॉमा फंक्शन रिटर्न। अब यहाँ से क्या यूजर्स रिटर्न करवाऊं या ये करूं, सवाल है, जल्दी से बताएं। ये करना, ये करना क्यों ये है। एक यूजर रिटर्न। एग्जैक्टली, क्योंकि वहां से मैंने उसको बताया हुआ है कि वहां से एक यूजर मिलेगा, तो डेफिनेटली मैं एक यूजर भेज रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ सेव। अब जरा हम देखते हैं अपने कोड को, क्यूरीज के अंदर चलते हैं। क्यूरीज के अंदर देखिए अब 2 चीजें आ गई, पोस्ट और ये। ठीक है, अब हमें यही वाली पोस्ट को यूज करना है। इसमें से मुझे क्या मिलेगा, नेम मिलेगा। पहले एरे ऑफ नेम्स मिलती थी, अब क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको नेम। सिंगल पोस्ट तो डेफिनेटली मेरे पास पोस्ट का डेटा नहीं है। अगर आपको पोस्ट का डेटा चाहिए तो आप क्या करते हैं इसके लिए, क्या मैं यहाँ से पोस्ट भी बना के रिटर्न करवा सकता हूँ? यस सर। पोस्ट इक्वल्स टू दिस, और अभी हमारे पास सारी चीजें सेम ही थी ना, तो अभी मैं सिर्फ एक ऑब्जेक्ट पिक करता हूँ यहाँ से, कॉपी, और इसको मैं कह देता हूँ माई फर्स्ट पोस्ट। अब एज वेज छोड़ दें, इसमें वैसे मैरिट की भी जरूरत नहीं है, लेकिन फॉर द टाइम भी। ठीक है, अब हम जाते हैं रिजॉल्वर्स के अंदर, जहाँ पे मैंने यूजर्स किया था। पहले यहाँ से उसको एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, हम इसको करते हैं एक्सपोर्ट के। अब रिजॉल्वर में गए, रिजॉल्वर में यहाँ से मैंने पोस्ट ले लिए, और जहाँ से मैं यूजर को रिटर्न कर रहा था वहां से पोस्ट के अंदर से 0 रिटर्न। क्या ये चलेगा? यस सर, चल जाएगा। चल जाएगा ना सर? वो एरे आप ये देखिए, ये चल गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि क्या अब आप यहाँ पे अपनी पोस्ट की पूरी टाइप और सारी चीजें डिफाइन करके यहाँ पे अपना डेटा डिफाइन कर सकते हैं, नेम, डिस्क्रिप्शन, यूआरएल, पोस्ट का आईडी वाईडी ब्ला ब्ला सारी चीजें। यस सर। पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, जबरदस्त। तो हमने ये देखा कि हमने टाइप देखी। टाइप का मतलब क्या होता है, जो चीज हम रिटर्न करवाने होते हैं हमें सबसे पहले उसकी टाइप बनानी पड़ती है। और क्यूरी के अंदर हमने देखा कि जो हम क्यूरीज करने जा रहे हैं उस क्यूरी के बताना पड़ता है, टाइप डेफिनेशन में बताना पड़ता है कि भाई ये वाला क्यूरी का फंक्शन कॉल होगा, तो उसके बिहाफ पे मुझे रिटर्न क्या करना है। तो लाइक दिस, गेट ऑल यूजर्स, एरे ऑफ यूजर मुझे रिटर्न करना है। गेट पोस्ट, तो मुझे एक सिंगल पोस्ट रिटर्न करनी है। इस तरीके से सो ऑन। अगर आपको और भी चीजें हैं आपके पास, कमेंट्स हैं और दूसरी चीजें, स्कूल डेटा या व्हाटएवर, तो आप ये सारे काम कर सकते हैं। अब मुझे सिर्फ इतना बता दें, टाइप डेफिनेशन के अंदर हमने 2 चीजें पढ़ी हैं, टाइप्स और क्यूरीज। इसमें कोई मसला है तो मुझे बताएं आप। नो सर। क्लियर है ये? यस सर। अब हम किसकी तरफ चलते हैं? म्यूटेशन की तरफ। बेहतरीन हो गया। अच्छा जी, अब हम अभी कहाँ पे खड़े हैं ये बता दे मुझे जल्दी से। टाइप डेफ्स। टाइप डेफिनेशंस के अंदर है, ठीक है।
अब टाइप डेफिनेशन के अंदर म्यूटेशन की बात कर रहे हैं, तो ये जैसे ये टाइप क्यूरी थी, तो क्यूरी के अंदर क्यूरी सब मेंशन करते थे, म्यूटेशन के अंदर हम क्या मेंशन करेंगे, म्यूटेशंस। तो यहाँ पे इस फंक्शंस, मतलब यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, इसको देखते हुए क्या समझ में आता है, जल्दी से बताएं। आर्ग्यूमेंट्स पास किए हुए। जबरदस्त हो गया। और उसमें आर्गुमेंट पास करने के बाद क्या हो रहा है, रिटर्न क्या करेगा वो, यूजर की एरे एरे कह लें सर, या ऑब्जेक्ट कह लें सर। हाँ, यूजर का ऑब्जेक्ट। क्या ये सही है, समझ में आता है? अब समझ में आ रहा है कुछ, जिस तरीके से क्यूरी था, क्यूरी के अंदर जब हम फंक्शन यूज करते थे तो उसको हम पैरामीटर नहीं देते थे, लेकिन क्या ये डायनेमिक काम यहाँ पे मैं कर सकता हूँ? अगर मैं ये क्यूरी कर दूं और इसी क्यूरी के अंदर मैं यहाँ पे बता दूं हमें चाहिए ऐसी अभी कोई चीज, आईडी सर, चलो आईडी कर लेते हैं। आईडी के अंदर हम ले लेंगे नंबर। क्या ये पॉसिबल है? इंट। यस सर, यस सर। इंट आता है इसमें, ओके, इंट, लेट्स से। तो अब मुझे ये बताएं, क्या ये पॉसिबल है? अब क्या होगा, अब मेरी क्यूरी क्या होगी, डायनेमिक होगी सर, एंड देन आईडी के बाद नंबर, लेट्स से 012 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसा ही है। अभी मैंने इसको सेव नहीं किया इसलिए ये एरर दे रहा है, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? यस सर, बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। तो ये वही वाली चीज है जो समझाने की कोशिश की। चलें, अब हम आते हैं म्यूटेशन पे। म्यूटेशन पे मैं कह रहा हूँ कि यार जब क्रिएट यूजर होगा तो उसको क्या क्या चीजें मिलेंगी, नेम, एज और एक बूलियन वैल्यू मैच की, ठीक है। और जब ये फंक्शन चलेगा और सारी चीजें हो जाएंगी तो उसके बाद मुझे ये रिटर्न क्या करेगा, यूजर, ठीक है। और डिलीट के अंदर भी यही है कि हम नाम देंगे तो वो उसको डिलीट करके यूजर दे देगा। अब इसकी हम क्या देखेंगे, ये अब मेंशन कहाँ होगा, ये तो सारी चीजें हमने टाइप डेफिनेशन में बताई हुई है कि ये होगा तो ये होगा। इसके ऊपर वर्किंग कहाँ पे होती है सारी, इसकी फंक्शनैलिटी कहाँ होती है, रिजॉल्वर्स के अंदर डेफिनेटली। अब हम आते हैं म्यूटेशन पे, क्यूरी को मैं बंद कर देता हूँ, हम आते हैं म्यूटेशंस पे। अब देखिए यहाँ पे ये काम होगा, एक होता है पेरेंट, एक होता है आर्गुमेंट्स, दोनों चीजें मिलती हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हमें मिलती है सारी चीजें जो मिलती है ना वो आर्गुमेंट्स में मिलती हैं। आर्गुमेंट में देखिए ये पूरा न्यू यूजर मिलता है, न्यू में क्या क्या चीजें मिल रही हैं मुझे, नेम, एज और मैरिड। तो यानी इस आर्गुमेंट जो ऑब्जेक्ट मिलेगा और इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या मौजूद होगा, चीजें, नेम, एज एंड मैरिड प्रॉपर्टीज मौजूद होगी। तो ये देखें मैंने क्या किया, ये यूजर कहाँ से आया हुआ है सबको पता है अभी, इंपोर्ट कराया हुआ। एग्जैक्टली हमने कहाँ से इंपोर्ट करवाया है, ये जेसन में। अब हम क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, सिंपल उसी के अंदर हमने पुश कर दिया न्यू यूजर। और इसको भी थोड़ी देर के लिए भूल जाएं इस वाली लाइन को, ये तो सब्सक्रिप्शन के लिए। लेकिन ये देखें यहाँ से हमने रिटर्न भी क्या करवा दिया, न्यू यूजर। क्या यूजर की ये वाली टाइप यही थी, एज, नेम और मैरिड? यस। तो देखें इसको हमने यहाँ से भी रिटर्न करवा दिया न्यू यूजर। समझ में आई बात? अभी हम डेफिनेटली हम अपनी एरे के अंदर काम कर रहे हैं, अपनी जेसन के अंदर काम कर रहे हैं, तो हम इस तरीके से पुश, पॉप और डिलीट वाले काम कर सकते हैं। लेकिन जब हम डेटाबेस से काम करते हैं तो डेटाबेस से कनेक्शन बनेगा, फिर डेटाबेस की क्यूरीज लिखेंगे और फिर डेटा सारा डेटाबेस के अंदर सेव हो रहा होता है। अभी हमने सारा काम जेसन में किया हुआ है। और डिलीट वाले यूजर्स के अंदर भी देखें यही वाला काम हुआ है, हमने फाइंड किया, फाइंड बाय नेम है क्योंकि नेम से हम कर रहे हैं, ये यूजर आएगा, डिलीटेड यूजर मिला, फिर हमने उसको डिलीट करने के लिए यहाँ पे लॉजिक लगानी पड़ेगी। क्या डिलीट करने के लिए यहाँ पे क्या लॉजिक लगा सकता हूँ मैं, यूजर को तो उसकी आईडी जो है उस हिसाब से आप सर्च करके डिलीट करेंगे। एग्जैक्टली, उसको हम स्लाइस भी कर सकते हैं, स्प्लाइस कर सकते हैं, सॉरी स्प्लाइस कर सकते हैं। तो कोई ऐसी चीज जो अभी तक समझ में ना आई है, अभी हमने 3 चीजें देखी, हमने टाइप्स देखी, हमने क्यूरीज देखी, हमने म्यूटेशन देखी। हेलो, यस सर। ठीक है। Yes, अब sir. आप लोगों से सवाल है कि मैं आज यहाँ पे स्टॉप कर दूं और आप पहले इसकी प्रैक्टिस करें, फिर हम सब्सक्रिप्शन की तरफ जाएं, या मैं सब्सक्रिप्शन भी करवा दूं, सवाल है। सर फिर अगली क्लास में कर लेंगे सब्सक्रिप्शन। फिर मैं इसीलिए चाह रहा हूँ कि अगली क्लास पे जाएं, वरना तो अगर मैंने आज इसको खत्म कर दिया तो फिर हमारी क्लास खत्म हो जाएगी।
तो नेक्स्ट क्लास के लिए मैं सब्सक्रिप्शन रहने देता हूँ, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें। डेफिनेटली अगर आप लोगों के पास प्रॉब्लम्स आएंगे तो आप लोग नोट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर नेक्स्ट क्लास तक अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते तो फिर क्लास के स्टार्ट में प्रॉब्लम्स देख लेंगे आप लोगों की, उसके बाद फिर सब्सक्रिप्शन की तरफ चलते हैं। क्या ख्याल है? यस सर। जी सर अच्छा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैंने ये पूछना था कि थोड़ी सी कंफ्यूजन आ रही थी ये क्विज 1 के सिलेबस की कि चैप्टर 7 तक है कि 8 तक है। क्योंकि कुछ ने जो आपने पिछले अपने प्रीवियस वीडियोस में कहा था कि वो 7 तक है, लेकिन ग्रुप में शायद 8 आ रहा है लिखा हुआ। यार मैंने वो भी तो भेजा था आपको, आउटलाइन, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आउटलाइन में क्या लिखा हुआ है? चैप्टर नंबर 7 तक बुक से सर, बाकी आपने कहा था जो ये आपके फोल्डर्स हैं यहाँ से आएगा सर। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। 8 वाला चैप्टर में शायद स्किप किया था, क्योंकि इसमें पुराने तरीके से हो रहा था, तो फिर हमें थोड़ा सा लेटेस्ट की तरफ जाना था, दैट्स व्हाई। यस सर, एक क्वेश्चन था जी। सर काइंडली वो जो आउटलाइंस की बात करें, मुझे उनका पता नहीं है, थोड़ा सा ब्रीफ कर देंगे उनके बारे में? मैं एक काम करता हूँ, मैं ग्रुप पर है ना, वापस से एक दफा उस आउटलाइन को देख के आप लोगों से शेयर कर देता हूँ, ठीक है? गेट्सबी का कोड पुश कर देंगे। गेट्सबी का कोड पुश नहीं हुआ हुआ? वीडियोस तो मैं आज की डेट में, आज तो नहीं, खैर कल मैं अपलोड कर दूंगा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली यार वो थोड़ा लाइट का इशू और घर पे नेट ऐसा है नहीं कि मैं वीडियोस डाउनलोड करके अपलोड कर सकूं। तो ऑफिस जाऊंगा मैं इंशाल्लाह मंडे को, तो मंडे को ये काम करता हूँ। सर एक क्वेश्चन था सर। सर एक क्लाइंट ने सर मुझे कहा हुआ है कि अपने इमेज अपलोड का उनकी वेबसाइट के अंदर जो है फंक्शनैलिटी इनेबल करने ग्राफिकल के जरिए, तो अगर आपके पास कोई रिपोजिटरी या कोई ऐसा आपने बनाया हुआ है, आप क्योंकि आपने कहा था बैकएंड पे काम करते हैं, तो यूजुअली लोग पता है क्या करते हैं, ये इमेजेस के लिए ना थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज यूज करते हैं। आपकी इमेज अपलोड होती है, लेट्स से गूगल क्लाउड के ऊपर भी इमेजेस हम लोग अपलोड कर सकते हैं, तो वहाँ पे हम लोग अपलोड करते हैं, ठीक है? वहाँ से आप जैसे ही वो फायरबेस की बात कर रहा हूँ, फायरबेस के अंदर ये ऑप्शन मौजूद है। जैसे ही आप फायरबेस पे फाइल अपलोड करते हैं, तो आपको एक यूआरएल दे देता है फाइल का अपनी, ठीक है? तो फिर वो वाला फाइल का जो यूआरएल है वो आप डेटाबेस में सेव करवाते हैं। ज्यादातर लोग डेटाबेस के अंदर इमेजेस सेव नहीं करवाते, लोड बढ़ जाता है। या तो दूसरा तरीका ये, अगर आपको अपने सर्वर में करवानी है सेव, तो आपको वही एक्सप्रेस के अंदर से मल्टर यूज करते हैं लोग। क्या यूज करते हैं? मल्टर, हाँ, इमेज अपलोड के यूज करते हैं मल्टर, MELTER। लाइब्रेरी मौजूद है एक्सप्रेस के ऊपर, तो वो क्या करेगी, वो आपके सर्वर के ऊपर ही इमेजेस सेव करेगी। तो आपको एक यूआरएल मिल जाएगा, आप वो यूआरएल सेव करवाएंगे डेटाबेस में। डेटाबेस के अंदर डेटा पाथ सेव होता है या यूआरएल सेव होता है। सर मतलब वो चाह रहे हैं कि बस किसी तरह ना, मतलब वो जो फोल्डर से यूजर इमेज पिक करे तो वो वापस उसको शो भी हो जाए सर्वर के थ्रू। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, दो तरीके हैं। डेटाबेस के अंदर इमेजेस सेव नहीं करते लोग, सही सही। तो इमेजेस थर्ड पार्टी किसी सर्वर पे यूज कर, क्लाउड नेरी भी है आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे 2 मिनट देते हैं, वो भी बहुत इजी है। अगर सर आपको रेफरेंस शेयर कर दें जहाँ से हम थोड़ा सा, मैं उसको थोड़ा सा। सर यही काम लैम्डा फंक्शन में कर रहा हूँ, तो कैसे करेंगे? ये देखें, ये है क्लाउड नेरी। ये फोटो यहाँ पे आप अपनी अपलोड करवा सकते हैं, ये भी फ्री मिल जाएगा आपको टेस्टिंग के लिए। वरना तो फायरबेस भी है, फायरबेस स्टोरेज, ठीक है? दूसरा ऑप्शन है आपके पास, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, फायरबेस क्लाउड स्टोरेज, ये यूज करके देखें। तीसरा ऑप्शन एक्सप्रेस के साथ यूज करना है तो एक्सप्रेस मल्टर यूज कर लें। ये रहा फाइल अपलोड, इसका बना बनाया कोड पूरा मिल जाएगा आपको, आपको यूज करना है। ये तीनों ऑप्शंस में आपको बता दी। अगर ये डायरेक्ट सर्वर पे, आपके सर्वर पे सेव करेगा, ये फायरबेस स्टोरेज ये भी फ्री है, काफी हद तक तो फ्री है, तो आप ये यूज कर सकते हैं। क्लाउड नेरी भी आपके पास। सर आपके पास कोई गिटहब पे कोई आपकी रेपो है जिसमें आपने ये कोई इस तरह काम किया हो? सर इमेज वाला काम या मैं देख के चेक करके बताता हूँ, ठीक या है? कोई मैं फाइल वाला पोस्ट कर दूंगा, मुझे मिल जाएगा तो जरूर दे देता हूँ आपको। अच्छा सर, भाई ने जैसा कुछ फरमाया कि इनका वो इमेज का पोस्टमेंट, इसी तरह हमें फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, डॉकर पे हम कोई भी अपने कंपोनेंट की इमेज बनाकर डॉकर होप पे अपलोड कर देते हैं, ठीक है? और फिर अपना कंटेनर बना के इसमें वो अपनी इमेज को पुल कर लेते हैं। अच्छा सर, वो दूसरा सॉरी, ये देखिए बने बनाए कोड्स ऑलरेडी मौजूद है यहाँ पे। फाइल अपलोड विद मल्टर, ये देखें मल्टर स्टोरेज क्लाउड नेरी के ऊपर ये जाएगा,
और ये देखें AWS का S3 भी मौजूद है, लेकिन AWS का S3 पेड है, इसलिए मैंने नहीं बताया आपको। है, सॉरी, वापस कंटिन्यू कीजिए आप प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा सर, लास्ट टाइम हमारे जब CMS नेटलीफाई पे डिप्लॉयमेंट करने के हवाले से आपने डॉक्यूमेंटेशन भी शेयर की थी, तो डॉक्यूमेंटेशन देखिए फ्रंट एंड तो डिप्लॉय हो गया है, तो हम CMS भी डिप्लॉय करना चाह रहे थे। डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से जो फीचर वो बता रहा है वो हम मेरे CMS पे वहाँ पे नेटलीफाई पे शो नहीं हो रही। काइंडली इसको देखेंगे जरा। हेलो, सर चले गए। किसी भाई ने CMS डिप्लॉय किया और नेटलीफाई पे? जी जी बिल्कुल। वो ऑटोमेटिक उसका वो जो करना यार होता है, ये कौन सी बुक की बात हो रही है, मेरे पास है नहीं वो। वो GraphQL के पोर्टल पे आपको मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। रूट टू GraphQL। जी 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 जी। बिल्कुल। अच्छा भाईजान, कैसे वो उसमें मैं देखा था उसकी डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, तो जहाँ पे वहाँ हमें ऑप्शंस देता है, लेकिन मेरे वो पोर्टल पे वहाँ पे वो ऑप्शंस नहीं आ रही। CMS की डिप्लॉयमेंट मैंने नहीं की हुई, मैंने Gatsby के अंदर वो CMS को करके Gatsby को डिप्लॉय किया था। उसका हाँ, ये मैं आपको रेफरेंस दे सकता हूँ कि बूट कैम्प की वीडियो है, इंग्लिश ट्यूटोरियल बूट कैम्प का जो है, उसके अंदर वो बताते हैं कि आप कैसे इसको लिंक कर सकते हैं, तो उसके अंदर वो आपको कंप्लीट मिल जाएगा। ओके ओके। मैं ग्रुप में उसका वो लिंक शेयर कर दूंगा जिसके अंदर सर ने बताया हुआ बूट कैम्प का, तो आप वो देखिएगा, वो आपको उसमें कंप्लीट बता देंगे कि कैसे करना है ठीक है। इम्प्लीमेंट। ओ भाई, यहाँ पे एक डेवऑप्स में काम करने वाले भाई हैं ग्रुप में, सुन रहे हैं हमारी बात? जो कि लाहौर में काम करते हैं, शायद आई थिंक कराची में काम करते हैं।